तो घड़ी में 6 बज चुके हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हो रहे चुनाव के 5वें चरण का प्रचार भी थम गया है। इस बार 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 13 राज्य हैं। दिग्गजों की किस्मत तो दांव पर है ही, लेकिन ये 121 सीट का महत्व यह भी है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसके बाद तय हो जाएंगे कि दरअसल वोटरों का मिजाज इस देश के भीतर है क्या। हम देश के मानचित्र पर आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि जहां जहां पर वोटिंग होनी है और जहां जहां प्रचार जो आज थमे हैं शाम 6 बजे के साथ ही उन जगहों पर क्या है। शत्रुघ्न सिन्हा को अगर आप देख रहे हैं तो जाहिर है पटना साहिब वहां भी वोटिंग होनी है, वहां भी प्रचार थम गया है। हम जो आपको दिखा रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश की 11 सीट, इन 11 सीट में नगीना, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, अनोला, बरेली, पीलीभीत, खीरी, सब कुछ है। बिहार की 7 सीट, ये 7 सीट एक लिहाज से कहा जाए तो इसमें बहुत कुछ सबका दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि मुंगेर, नालंदा, पटना साहिब और पाटलिपुत्र भी है, आरा, बक्सर भी है, जहानाबाद भी है। मध्य प्रदेश की इसी तरीके से 10 सीट, ये दरअसल मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, टीकमगढ़, दामोह, खजुराहो, भोपाल वाली सीट है, राजगढ़ वाली सीट है। छत्तीसगढ़ की 3 सीट, वहाँ चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। राजस्थान 20 सीट, राजस्थान में 20 सीट के साथ समूचे राज्य में स्थिति निपट जाएगी। महाराष्ट्र की 19 सीट। इस सिलसिले को हम दिखाएं और आगे बढ़ाएं, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं ये जो प्रचार थमा है। थम गया चुनाव प्रचार का शोर, अब बारी है असली इम्तिहान की। जी हां, 5वें चरण में 17 अप्रैल को देश के 13 राज्यों में 121 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान खत्म हो गया है। 9 दौर में हो रहे चुनाव का ये सबसे बड़ा चरण है। इस दौर में कई बड़े नेताओं की सियासी किस्मत का फैसला होना है। बिहार के पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा और आरा से पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार आर.के. सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो पाटलिपुत्र में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और आरजेडी से बीजेपी का कमल थामने वाले रामकृपाल यादव के बीच मुकाबला दिलचस्प है। देश के लिए होता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद फिर से चुने जाने के लिए मैदान में हैं, तो यूपी में रामपुर से कांग्रेस की बेगम नूर बानो, पीलीभीत से मेनका गांधी 5वें चरण के अहम उम्मीदवार हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से कांग्रेस से अजीत जोगी मैदान में हैं, तो झारखंड के गिरिडीह से सुबोध कांत सहाय, हजारीबाग से बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत की सियासी किस्मत दांव पर है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो गुना से कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौर के हैवीवेट प्रत्याशी हैं, लेकिन असली लड़ाई महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से अशोक चव्हाण, बारामती से सुप्रिया सुले, बीड से गोपीनाथ मुंडे, सोलापुर से सुशील कुमार शिंदे के रूप में दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। राजस्थान का रण भी दिलचस्प है। बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय झंडा बुलंद करने वाले जसवंत सिंह बाड़मेर से मैदान में है। जयपुर ग्रामीण से निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर और कांग्रेस से सीपी जोशी, अजमेर से सचिन पायलट भी किस्मत आजमा रहे हैं। 5वें दौर में कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर चुनाव है। कर्नाटक में शिमोगा से बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा, हासन से एचडी देवगौड़ा, बेंगलोर साउथ से बीजेपी के अनंत कुमार और कांग्रेस से नंदन नीलेकणी, चिकबल्लापुर से बीरप्पा मोइली और एचडी कुमारस्वामी अहम उम्मीदवार हैं। उधर पश्चिम बंगाल की जिन 4 सीटों पर 17 अप्रैल को चुनाव होना है, उसमें दार्जिलिंग से टीएमसी के बाईचुंग भूटिया और बीजेपी के एसएस अहलुवालिया अहम हैं। आज तक ब्यूरो। जाहिर है 121 सीट पे स्थिति अपने अपने तरीके से सज रही होगी। पटना में सुजीत झा है, नांदेड़ में हमारे संवाददाता सुतार हैं, लेकिन सुजीत, क्या स्थिति है पटना की? देखिए प्रसून जी, पटना में 2 लोकसभा क्षेत्र है, एक पटना साहिब है और एक पाटलिपुत्र है। दोनों ही अहम सीट है ये। खासतौर पर देखा जाए तो पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार हैं
और पिछली बार वो अभी सांसद भी हैं। और पाटलिपुत्र से जहाँ तक बात है तो मीसा भारती जो पहली बार चुनाव लड़ रही है, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी वो चुनाव लड़ रही हैं, राम कृपाल यादव हैं। तो ये काफ़ी प्रतिष्ठित सीट माना जाएगा। खासतौर पर पाटलिपुत्रा पर लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि उनकी बेटी वहाँ से चुनाव लड़ रही है और लगातार उन्होंने पिछले 20-22 दिनों में कोई भी ऐसा दिन ना हो जिस दिन वो पाटलिपुत्र क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार न किया हो, क्योंकि पिछली बार वो यहाँ से चुनाव लड़े थे 2009 में और 23,000 वोट से वो चुनाव हार गए थे रंजन यादव से, जो कि जनता दल यू के सांसद हैं। तो ये एक प्रतिष्ठा का है। दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा जब शुरू में आए यहाँ पर चुनाव लड़ने तो उनका काफ़ी विरोध भी हुआ, काले झंडे भी दिखाए गए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं किया, ना जनता से लोगों का जुड़ाव रहा। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां उनके अनुकूल होती गई हैं। सुजीत, एक मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। आपने पटना की स्थिति रखी। सुतार, एक चीज बताइए, नांदेड़ में अशोक चौहान है, साख बरकरार है? जी प्रसून जी, अगर देखें भ्रष्टाचार का मुद्दा बना हुआ है इस पूरे चुनाव में, और जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है, अपनी सभा में जो ABCD कांग्रेस के घोटालों के गिनाते थे उसमें वो हमेशा A फॉर आदर्श कहते थे, और उसी A फॉर आदर्श से जुड़े A फॉर अशोक चौहान यहाँ से नांदेड़ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी मुद्दा है, वही आदर्श का मुद्दा है, उसी आदर्श के मुद्दे को लेकर विरोधी हमला बोल रहे हैं अशोक चौहान पर। लेकिन अशोक चौहान का यह कहना है, कुछ ही घंटों पहले मेरी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो मुद्दा नहीं है, यहाँ पर आदर्श के बारे में कोई नहीं जानता, लोग ऐसी बातों से यहाँ पर स्वयं नहीं हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मुद्दा है डेवलपमेंट का। मराठवाड़ा की बात करें, मराठवाड़ा के कई सारे दिग्गज नेता महाराष्ट्र की राजनीति में रहे हैं। अशोक चौहान के खुद 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी शंकरराव चौहान भी मुख्यमंत्री रह चुकी है, केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं। तो काफी वक्त मिला है उनको इस एरिया को डेवलपमेंट करने का। लेकिन विरोधियों का यह आरोप है कि यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये रही नांदेड़ की बात। इसके अलावा मराठवाड़ा से, नांदेड़ से ही सटे हुए बीड़ से गोपीनाथ मुंडे भी अपना लक ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए काफी अहम ये चुनाव रहेंगे। तो मराठवाड़ा की अगर स्थिति देखें तो मराठवाड़ा पे एक मिनट आ रहे हैं, सुधार, एक मिनट हम आ रहे हैं। मराठवाड़ा की स्थिति पे हम जरा सा लौटते हैं। हमारे साथ चूंकि नेता भी जुड़ चुके हैं, गोपाल राय जी आम आदमी पार्टी से हैं, सलमान सोसा कांग्रेस के प्रवक्ता वो जुड़ गए हैं, रामेश्वर चौरसिया जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, कोई मुद्दा है यूपी बिहार में या सिर्फ जातीय समीकरण है? देखिए, सच मामले में तो विकास का जो मुद्दा आप कहेंगे प्रसून जी, यूपी बिहार में सबसे ज्यादा है। क्योंकि आपको बता दूं, यूपी और बिहार के लोग सबसे ज्यादा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, और जब अपने घर आते हैं तो बताते हैं कि हम कहाँ गुजरात में 24 घंटे हमें बिजली मिलती है, यहाँ हम आकर के तरसते हैं। छोटी सी एक बात बता रहा हूं। तो ये जो प्रचार हुआ धीरे धीरे बीजेपी का, गुजरात की बात जो आप कह रहे हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी का, तो इसमें उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। और आज वहां से वो लोग आकर के अपने घर वोट देने भी आए हैं और प्रचार करने भी आए हैं। तो मैं मानता हूं कि इसीलिए गुजरात और बिहार और उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे तो भाजपा का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है, और नरेंद्र भाई की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा कहीं से शुरुआत की गई थी तो बिहार से की गई थी। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, और जाति मजहब का ये जो ताना बाना था वो टूट रहा है इस चुनाव में, आप देखेंगे भी। क्योंकि जिस तरह की क्या होता है लोकतंत्र में, वोट तो जनता को देना है, आप लहर कहिए नहीं कहिए वो अलग विषय है। लेकिन जब जनता पहले मान चुकी है कि भाई एक बार देखना है हमें, गुजरात में जिस तरह का विकास हुआ हमें वैसा विकास चाहिए। चलिए मॉडल अलग अलग हो सकता है, लेकिन 24 घंटे बिजली इनको भी चाहिए, अच्छी सड़कें इनको भी चाहिए, नौकरी अपने घर में, अपने राज्य में। खाली पूछ रहे थे कि जातीय समीकरण काम करेगा या नहीं। चौरसिया जी, कहाँ आप विकास और इन पे आ गए? अभी हम उस पे भी आएंगे, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। मैं बताता हूं, मैंने तो बोला आपको ना कि अरे आप 272 से सीट भी मिशन ले लिए, वक्त भी ले लीजिएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग सब लोग बात करते हैं, ऐसा भी क्या है? तो आपको बताया सलमान सोच साहब, करप्शन को लेकर एक सवाल था, चूंकि हमारे संवाददाता संयोग से नांदेड़ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अशोक चौहान पर आदर्श घोटाले वाला हिस्सा लगा था। क्या इस इशू में मुद्दा सब भटक के नरेंद्र मोदी ही मुद्दा हो गए हैं, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, वैसे देखिए, जो नरेंद्र मोदी ने जो इतना पैसा खर्च करके अपने आप को बीजेपी से भी ऊपर बना लिया, उसका तो लोग खुद ही देख लेंगे कि उसका हिसाब किताब कैसे करना है। लेकिन करप्शन हो, डेवलपमेंट हो, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। लेकिन आपने अच्छा सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में
क्या यही डेवलपमेंट जिसको विकास कहते हैं वही है क्या असली इशू? तो वो तो खैर आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों को मुझसे भी ज़्यादा पता होगा कि क्या क्या इशू वहाँ बना के रखा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में। और बिहार की जहाँ तक बात है, देखिए 1 साल पहले तक तो बीजेपी वहाँ पर रूल कर रही थी, तो अगर वहाँ के लोग नाराज़ है, बिहार के लोग, तो उनको तो पता है कि हुकूमत किसकी थी। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की हुकूमत कब से चल रही थी। और यूपी में भी अगर देखें तो बीएसपी, एसपी और बीजेपी की हुकूमत नहीं, तो सलमान पिछले टाइम में रही है, मतलब सलमान काफी देर साहब, से। इसलिए हमने ये सवाल आपसे किया क्योंकि बिहार में आप लोगों ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया है। लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उन पे दोषी करार दिए गए हैं चारा घोटाले में, इसलिए ये सवाल था। ये मुद्दा मैटर नहीं करता है ना, भ्रष्टाचार? नहीं, देखिए मैटर, देखिए करप्शन जो है बिल्कुल मैटर करता है। जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले जिससे हम करप्शन से बचें, क्योंकि करप्शन जो है हिंदुस्तान के लोगों पर एक टैक्स है। लेकिन जो हमारी पार्टी है, जब किसी के साथ हम जोड़ते हैं अपने आप को, हम देखते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी जो है उसके साथ वो चल सकते हैं कि नहीं। ये नहीं कि आप जैसे बीजेपी जाए तो कभी वाइको को पकड़ लिया, कभी येदियुरप्पा को पकड़ लिया, कभी किसी गुंडे को पकड़ लिया। गोपाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, बनारस में कदम रखते ही मुस्लिम धर्मावलंबियों के दरवाजे पर केजरीवाल को दस्तक देने की जरूरत क्या थी? बड़े ही चुनिंदा तरीके से वोट बैंक में सेंध लगाने की स्थिति भी केजरीवाल के साथ जुड़ गई है, क्या ये मान लिया जाए? क्योंकि दलित बस्ती में जाना, मुस्लिम धर्मगुरु के पास जाना, इसके मतलब क्या है? देखिए, बनारस एक ऐसा केंद्र आज बन गया है जिसे देश के सभी समाज की दृष्टि गड़ी हुई है। पिछली बार भी जब हम लोग आए थे, समाज के यहाँ हर हिस्से के लोगों के पास गए थे। सुबह अरविंद केजरीवाल आए तो यहाँ तुलसी घाट पर वो पहुंचे और जहाँ पर लोगों के साथ चर्चा किए। उसके बाद वो दलित बस्तियों में गए जो यहाँ की स्थिति है। उसके बाद काजी से मिलने गए। अभी जनता के साथ संवाद का सिलसिला अभी चल रहा है बनारस के अंदर, सवाल जवाब का। कल गांव में किसानों के साथ संवाद का है। तो समाज के सभी हिस्सों को बदलाव की लड़ाई में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई है और आगे पूरे बनारस में वो जारी रहेगी। 121 सीटों पर वोट पड़ने हैं, प्रचार थम चुका है। वोटरों के जहन में क्या सवाल हो सकते हैं? रामकृपाल जी, हम लगातार परिस्थितियों को देख रहे हैं कि जिस तरह अशोक चौहान वहां पर खड़े हुए थे, लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन। उससे पहले हम दर्शकों को एक चीज़ बता दें, ये 121 सीट के लिए 121 रिपोर्टरों की मौजूदगी लगातार रहेगी और ये खास व्यवस्था की गई है। इससे पहले रिपोर्टर कम थे, 91 सीटें थी तो 91 थे, अब ये संख्या बढ़ती चली जाए। जब जितनी सीट होगी रिपोर्टर की मौजूदगी उतनी होगी। हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की स्थिति हो, बीजेपी के अब श्री रामालू बेल्लारी से लड़ रहे हैं, येदियुरप्पा साहब भी शिमोगा, उधर भी वोटिंग होनी है। करप्शन का इशू मायने नहीं रखता है? प्रसून जी, मायने बिल्कुल रखता है, लेकिन जैसा कोई एक इशू नहीं है, कई इशू हैं जो आपस में लिंक्ड हैं। सबसे बड़ी बात तो पहला जो है वो यही है कि डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस। और जाहिर सी बात है कि अगर डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस होगा तो करप्शन की कीमत पर ही होगा। ये नहीं हो सकता कि करप्शन भी फलता फूलता रहे और गुड गवर्नेंस भी हो जाए। तो चीज़ें कहीं ना कहीं से लिंक्ड हैं। चूँकि ये सब बुराइयाँ ना हो, इनसे मतलब इनसे पार पाया जा सके, इसीलिए ये बात होती है कि डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि आपको करप्शन ख़त्म करना है, निपोटिज्म ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें उससे लिंक्ड हैं। 121 सीटों को लेकर प्रचार थमा है और अब वोटर तैयार है। 17 तारीख को वोटिंग होगी। तमाम रिपोर्टर हमारे 121 जगहों पर मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले जो व्यवस्था हमने खास तौर से की है, वडोदरा में नरेंद्र मोदी ने नामांकन किया, बनारस में कब करेंगे? वडोदरा की ज़मीन पर खड़े होकर क्या ये महसूस किया जा सकता है कि बनारस मोदी के लिए मुश्किल नहीं होगा? गुजरात के भीतर तमाम बिसात बिछाई गई, लेकिन क्या देश के दूसरे हिस्से में भी वही बिसात के लिए मोदी तैयार हैं या बीजेपी तैयार है या मुश्किल आएगी? क्या लगता होगा वडोदरा में? राहुल कंवल लगातार जो एक्सप्रेस लेकर चले हैं, इलेक्शन एक्सप्रेस लेकर वडोदरा में है। हमने खास व्यवस्था की कि दरअसल वो हमारे साथ यहीं पर मौजूद हो जाए। जी राहुल, अब आप दिल्ली में हैं, आपकी मौजूदगी चाहे वडोदरा में है, लेकिन नजर आप हमारे साथ आ रहे हैं सीधे इलेक्शन एक्सप्रेस से इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स के स्टूडियो में। जी, अब जरा बताएं, वडोदरा में खड़े होकर क्या ये महसूस कर रहे हैं कि बनारस
नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहेगा? यहाँ चारों तरफ प्रसून नमो नमो का ही मंत्र जपा जा रहा है। हम लोग कांग्रेस के दफ्तर गए, मधुसूदन मिस्त्री के साथ कैंपेन ट्रेल पर निकले, कुछ ही देर पहले रिकॉर्डिंग करके यहाँ हम लौटे हैं। उनके दफ्तर में मैं जो वहाँ पे कांग्रेस के वर्कर्स थे उनसे बात कर रहा था और पूछ रहा था कि क्या लग रहा है आपको कि क्या मधुसूदन मिस्त्री जी का चांस है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो नमो नमो की वेव है। तो जो कांग्रेस के दफ्तर में बैठकर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो कह रहा है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की हवा है। कल हम लोग वडनगर में थे, नरेंद्र मोदी की जन्मस्थली। वहां पर जो कांग्रेस का काउंसलर था, शो के बीच में जब उससे पूछा गया कि क्या हर्ज है अगर मोदी पीएम बन जाता है, आपको क्या लगता है, गुजराती अस्मिता की वो बात करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मोदी बन जाए तो अच्छा है। तो इस तरीके से हवा है कि जो उनके विरोधी हैं वो भी या तो जबरन मजबूरी में आके या फिर इस बात को मानते हुए कि नरेंद्र मोदी को लेकर इस वक्त चारों तरफ हवा है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में आके खड़े हो रहे हैं। हम लोग एमएस यूनिवर्सिटी में थे, भारत का सबसे पुराना फाइन आर्ट्स का स्कूल वहीं पर है, 125 साल पुराना थिएटर था, वहां पे हमने बच्चों से बात की। सबका मानना है कि उन्हें यहां पर विकास नजर आता है। उनका मानना है कि सड़कें उठा लीजिए, बिजली उठा लीजिए, वडोदरा में एक बहुत ही नया एक बस स्टेशन बनाया गया है, जो अगर आप विदेशों में निकलते हैं जिस तरीके हवाई अड्डे होते हैं उस तरह का ये बस स्टेशन है। तो लोगों को गर्व महसूस होता है इस तरह की चीजें देख के, और वो कहते हैं कि अगर मोदी गुजरात की सूरत बदल सकता है तो वो देश की सूरत क्यों नहीं। कम से कम गुजरात में जहां भी हम जा रहे हैं यही एहसास हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि अब की बार वो चाहते हैं कि एक गुजराती देश का प्रधानमंत्री बने। भारत कभी पर्यटन के लिए देश रहा नहीं, गुजरात बार बार ये निकल के बातें आ रही हैं, जैसा आप भी बता रहे हैं कि लगता है कोई पर्यटन के लिए राज्य है। अमिताभ बच्चन भी उसी तरीके से बतलाते हैं। सवाल ये है, दूसरी तरफ बनारस है, गुजरात से चाहे जीत जाए लेकिन बनारस को लेकर क्या गुजरात के लोग किसी भी रूप में यह सोचने को तैयार हैं कि मोदी वहाँ फंस तो नहीं जाएंगे? नहीं, बल्कि लोगों को यहाँ पे उल्टी चिंता है प्रसून जी। वो ये कह रहे हैं कि भैया, ये 2-3 लोगों ने हमसे पूछा जब हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस निकल रही थी उनके यहाँ से, उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी वडोदरा छोड़कर वाराणसी चले जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मोदी उन्हीं के साथ यहीं पर गुजरात में रहे। वो नहीं चाहते कि वो वाराणसी चले जाए, वडोदरा से निकलकर दिल्ली जाए इसमें उन्हें कोई परहेज नहीं, लेकिन वडोदरा से लेकर वो वाराणसी चले जाए इसमें लोगों को लग रहा है कि जो विकास उनके इर्द गिर्द हुआ है, जो रोजगार के मौके क्रिएट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि मोदी की नजर अगर हट जाए तो ऐसा ना हो कि उस पर इंपैक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर लोगों का मानना है कि मोदी जहां कहीं से भी लड़े, यहाँ पर वो एक भी दफा आए नहीं अब तक। मधुसूदन मिस्त्री निकले हुए, वो आज कैंपेन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर लोगों को पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी को वाराणसी में दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल एड़ी चोड़ी का जोड़ क्यों न लगा लें, उनका मानना है कि फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। बहुत कॉन्फिडेंट है यहाँ पर प्रसून। कहा जा रहा है बहुत सारे गुजराती बनारस की दिशा में कूच कर गए हैं कि नरेंद्र मोदी को वहां जिताना है। कहां तक सही है ये बहुत सही बात है, क्योंकि गुजरात की जो पुलिस है, यहाँ की जो स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो पूरी की पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के कैंपेन में मदद कर रही है। यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं, यहाँ के जो संघ के कार्यकर्ता हैं, खास तौर से गुजरात से भेजे गए हैं, न केवल वाराणसी में। मैं आपको बताऊं कि ये खबरें अमूमन पकड़ में नहीं आती, जब जमीन पर निकलते हैं तभी पता चलता है कि जब गांव-गांव में आप निकले, छोटे छोटे गांव में उत्तर प्रदेश के, उन गांव में भी एक छोटा सा रिक्शा चल रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी का वीडियो दिखाया जा रहा है, तो ये जो गुजरात से लोग गए हैं वही वॉलंटियर बेसिस पे पूरा आयोजन कर रहे हैं। वाराणसी में तो ढेरों लोग गए हैं। ये क्या काम करते हैं, ये किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं, किसी चाय की दुकान में जाके बैठ जाते हैं और वहां पे चर्चा शुरू करने लग जाते हैं कि आप मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, आप मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, आप बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस तरह की चर्चा वो करने लगते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी का एम्प्लीफिकेशन कैंपेन है। टीवी पे जो नजर आता है, सोशल मीडिया में जो नजर आता है, उसके बहुत अलग। जगह जगह नुक्कड़ पे जाके संघ के कार्यकर्ता, मोदी के बिजनेसमैन, गुजरात से निकले लोग एक पीआर का कैंपेन के तौर पे काम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मोदी आएगा तो देश में ऐसा होगा। क्योंकि जब हम गांव में निकले, स्टूडियो में बैठ के प्रसून जी, ये लगता था कि शायद नरेंद्र मोदी का जो फिनोमिना है वो शहरों में ज्यादा है, गांव में नहीं। लेकिन हमारे ओपिनियन पोल के नतीजे भी ये बताते हैं, और हमने खुद आंखों से जो देखा वो ये कि गांव में नरेंद्र मोदी उतना ही मजबूत है जितना कि शहरों में। वो इस वजह से क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से शायद मीडिया की नजर उस पर नहीं थी, लेकिन यही लोग, जो आप गुजरात से निकले लोगों की बात करें, यही लोग निकल के लोगों तक मोदी की बात पहुंचा रहे हैं। और इस वजह से नरेंद्र मोदी, जो कि एक राज्य का मुख्यमंत्री था, अब पैन इंडिया एक लीडर के तौर पर उभर के आया है। शायद ही इंदिरा गांधी के बाद कोई ऐसा नेता हो जिसकी देश भर में इतनी मजबूत इस वक्त छवि हो। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, बनारस में जब पर्चा भरेंगे तो उसमें प्रस्तावक कौन होगा? वहाँ तो एक चाय वाला था और गायकवाड़ परिवार से जुड़े हुए रानी भी थी, यहाँ कौन होगा?
नहीं, इस बारे में मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ वडोदरा में हैं। महारानी से मुलाकात हुई, उन्होंने नॉमिनेशन भरा, उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि मोदी जी जीते। यहाँ पे तो आप जिससे मर्जी बात कीजिए प्रसून जी, सबका ये मानना है कि मोदी को जीतना चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता है, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी वडोदरा छोड़ के वाराणसी चले जाए। वो चाहते हैं कि वडोदरा में ही बने रहे, वाराणसी वो जाने नहीं देना चाहते मोदी को। 121 जगहों पर वोटिंग होनी है और ये संकेत किस रूप में मायने हैं। 121 रिपोर्टर भी हमारे हैं। अभय जी, इससे पहले दिल्ली में जो कहा गया बुखारी साहब की तरफ से, फिर हमने देवबंद में बात की वहाँ भी, और अब तो जो मुलाकात हुई है, अगर मोदी से डर लगता है और ये एक लाइन और बोल गए, इसकी वजह से हो सकता है बीजेपी की सीटें ना कम हो जाए, ये क्या संकेत है? देखिए, संकेत मेरी निगाह में तो बिल्कुल साफ हैं। जो मुस्लिम समुदाय है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम समुदाय है, वो जिसको हम लोग चुनाव शास्त्र की भाषा में टैक्टिकल वोटिंग कहते हैं, वो करने की पूरी तैयारी कर चुका है। अभी हमारे देखने की, हमारी निगाह के ऊपर निर्भर करता है कि उस तैयारी को कहां तक देखते हैं। जी, ये राजनाथ फिर क्यों मिलने गए, वो नहीं समझ। देखिए, उनको तो मिलने जाना ही है कि आखिरकार लखनऊ का जो शिया समुदाय है वो लंबे अरसे तक अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थक रहा है, और चूंकि लालजी टंडन अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत के वाहक माने जाते हैं, चौक के आदमी हैं, वहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं, इसलिए उनको भी वो समर्थन ट्रांसफ़र होता रहा है। लेकिन वो समर्थन उसी तरीके से किसी और उम्मीदवार को और राजनाथ सिंह जी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो ना मिल भी सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना ये है कि उनको ना मिले। अगर उनको नहीं मिलेगा तो वहाँ पर जो मुख्य उम्मीदवार हैं, जैसे कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, तो उनको उसका लाभ हो सकता है। वहाँ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को लाभ हो सकता है, किसी को भी उसका लाभ हो सकता है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता सुरक्षित सीटों की तलाश में इधर उधर भागे, जिनमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं, जिनमें अरुण जेटली शामिल हैं, और भी कई नेता ऐसे हैं जो सुरक्षित सीटों की तलाश में इधर उधर भागे। और उसमें से कुछ नेता, ये बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है उनकी, सारे देश में तो बताया जा रहा है उनकी लहर चल रही है, लेकिन कुछ नेता अपने आप को संकट में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। 15% का समाज है अल्पसंख्यक समुदाय, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं जी। हमको लगता है इस पे जरा रामेश्वर चौरसिया को भी जोड़ लेते हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, मुलाकात राजनाथ सिंह करने जरूर जाते हैं, लेकिन अब जब सुबह यह बयान आता है कि मोदी से डर लगता है, इसके मतलब क्या है? कि ये सिर्फ आप एक बताना चाह रहे हैं बीजेपी की हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन स्थिति अनुकूल नहीं बन रही है, क्या है चौरसिया जी, ये बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है? देखिए, परिस्थितियों के साथ साथ स्थिति हमारे अनुकूल बनेगी, ये कोई दबाव में नहीं बनता है, लोगों को रियलाइज होता है, बनता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो हर मतदाता के पास जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां तक आप इस बयान की बात की है, मैं मानता हूं कि देखिए, ये पहले भी जो हमारे प्रति डर इनके मन में पैदा किया गया है, वो एक प्रतिकार के रूप में निकलता है। लेकिन धीरे धीरे ये समाज भी समझ चुका है कि इन्होंने ही पहले कहा था कि हमें कांग्रेस डरा करके वोट लेना नहीं चाहे। आज देख लीजिए, चाहे मोदी जी का, चाहे बीजेपी के किसी का बयान देखिए, हमारा कोई भी बयान किसी समुदाय के खिलाफ नहीं होता। हमारा बयान होता है सीडो सेकुलर जो फोर्सेस है उनके खिलाफ, कि भाई हम सबका डेवलपमेंट चाहते हैं। आप नहीं, ये तो आप सोच रहे हैं ना चौरसिया जी, ये आप सोच रहे हैं ना, हिंदुस्तान के भीतर के जो सवाल हमारी सोच है। अरे आपने मुलाकात की, एक मिनट, सलमान सोच साहब, क्या ये मैसेज जो है आप लोग इससे खुश हो जाते हैं कि देखिए मुस्लिम बोल रहे हैं कि डर लगता है मोदी से? राहुल गांधी भी यही कहते हैं, सोनिया गांधी भी यही कहती हैं, वह भी बुखारी साहब से मिलने चली गई। ये देश को बांधने का मैसेज है या वोट के नाम पर अब बांटने की मैसेज आ रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मैं उन जो हिपोक्रेट्स में से नहीं हूं जो कहते जब सोनिया जी और इमाम बुखारी की बात हुई तो सब लोगों ने और आप लोगों ने तो बड़ा शोर मचाया, आप मजहब पे वोट मांग रहे हैं। आज राजनाथ सिंह वहां गए और उनके खिलाफ कुछ बात हो गई गलती से, तो अब आप कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप क्यों नहीं ज्यादा शोर मचाते? आप तो जर्नलिस्ट लोग हैं, क्या कहते हैं आप लोग? आप लोगों के बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने देख लिया आपके यहाँ के इंडियन जर्नलिज्म में जैसे देखते हैं आप लोगों को। आपने तो इतना शोर मचाया था, कहां है आपका शोर आज? किधर है आपके ये कि भाई ये मजहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि नहीं? ये, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप किसी भी हिंदुस्तानी से वोट मांगने जाएंगे और अगर राजनाथ सिंह जी भी गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, सबसे मिलिए, सबको अपने साथ करने की कोशिश कीजिए। तो मैं हिपोक्रेसी में बिलीव नहीं करता, अच्छी बात है वो गए। अब उन्होंने वहां से कोई जवाब दिया, वो उल्टा हो गया। कोई लोग कहते हैं कि राजनाथ सिंह जी अपने आप को एक ऑल्टरनेट पीएम कैंडिडेट की तरह पेश करना चाहते हैं लोगों में, ताकि वो थोड़ा सॉफ्टर साइड ऑफ मोदी। तो किसको पता है कि क्या करने जा रहे हैं? अब उनको वहां उल्टा पड़ा सीधा पड़ा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर इन्होंने
अगर इन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, करें बात जरूर कर लेकिन हमें यह ना बताएं कि भाई आप मजहब के नाम पे करते हैं बात। और दूसरी बात जो चौरसिया साहब ने कहा कि भाई बीजेपी वाले तो हम एक मिनट आखिरी कमेंट चाहेंगे राम कृपाल जी, अगर ये स्थिति है तो क्या ये मान लिया जाए कि वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो गया, ये संकेत है? अंजाम हमें मालूम है पर उम्मीद का दामन क्यों छोड़ें, सबको पता है। लेकिन एक ध्रुवीकरण जितना एक पक्ष का होगा उतने ही दूसरे पक्ष का भी ध्रुवीकरण होता है रिएक्शन में, ये आप जान लीजिए।